So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the section 4.7, that is performance of reciprocal promise. The law on subject is contained in section 51 to 58. The provisions thereof are summarized below. तो जो प्रोविजंस हैं इस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस को आप कैसे परफॉर्म करेंगे या कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, दीज आर मेंशन इन द सेक्शन 51 टू 58. तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को अब हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट प्रोविजन सेज promisor not bound to perform unless reciprocal promise is ready and willing to perform as per section 51. So let's understand this provision. When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promisor needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. Now, to understand the performance of reciprocal promise, you have to understand what is a reciprocal promise. Reciprocal, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक ऐसा प्रॉमिस होता है जिसमें एक पार्टी कुछ देती है, दूसरी पार्टी कुछ लेती है. इट मीन्स कि दोनों पार्टी की तरफ से कुछ लेन देन होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको अपनी कार बेची है तो मैं आपको कार दूंगी और आपको पैसे देने होंगे. ठीक है. तो हम दोनों के बीच की कुछ ड्यूटी और कुछ ऑब्लिगेशन है. मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपको कार दूं और मेरा राइट ये है कि मैं आपसे पैसे लूं. आपका राइट है कि आप कार लो और आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे को पैसे दो. सो दिस इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस जहां दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना ही है. ठीक है. सो एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का है तो ज़रूरी नहीं है प्रॉमिसर तब तक अपनी इंटेंशन को या अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करेगा जब तक प्रॉमिसी भी विलिंग है. मान लेते हैं कि मैंने आपको कह तो दिया कि मैं आपको गाड़ी बेच दूंगी बट आप मुझे पैसा नहीं देना चाह रहे, तो मैं आपको गाड़ी तब तक नहीं बेचूंगी जब आप मुझे पैसे नहीं देंगे. मान लेते हैं मैंने आपको गाड़ी ऐसी दे दी, मैं क्यों दूंगी. ठीक है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रॉमिसर फॉर मी टू गिव यू माई कार अनलेस एंड अंटिल यू आर एबल टू पे मी बैक फॉर दैट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, A and B contract that A shall deliver the goods to B and to be paid for by B on delivery. A need not deliver the good unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery. ठीक है. अब A को B को कुछ गुड्स डिलीवर करने थे. ठीक है. इट इज़ ये ज़रूरी नहीं है कि A गुड की डिलीवरी तब तक करे जब तक B उनको एक्सेप्ट और पेमेंट नहीं कह रहा है. मान लेते हैं B ये कह रहा है कि तुम डिलीवरी कर दो बट मैं पेमेंट नहीं करूँगा. तो जब तक B नहीं मान जाता पेमेंट के लिए, A भी डिलीवर नहीं करेगा. नाउ, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में किसकी परफॉर्मेंस सबसे पहले आती है एज पर सेक्शन 52. When the order of performance of the reciprocal promises is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. And where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. ठीक है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई किया गया है कि इस ऑर्डर में प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप चलेंगे. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, देन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ट्रांजैक्शन की, आप उस हिसाब से उस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. A promise to build the house must be performed before B is promised to pay for it. ठीक है. अब ये तो नहीं कह सकते कि वो ये कहे कि पहले आप सारे पैसे दे दो मैं तब बनाऊंगा. नहीं, पहले वो घर बनाएगा उसके बाद उसको पैसे मिलेंगे. सो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है तो आप उस हिसाब से चलेंगे, उस ऑर्डर को आप अपनी परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूट करेंगे. बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो आप उस ट्रांजैक्शन की नेचर देखेंगे कि उस ट्रांजैक्शन के नेचर की क्या रिक्वायरमेंट है और फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट एज पर सेक्शन 53. When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contracts become voidable at the option of the party so prevented. And he is entitled to compensation from the other party for any loss he may sustain in consequence of the non-performance of the contract. मान लेते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का और मैं आपको किसी ना किसी तरीके से रोक रही हूँ कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल 23 and 24. A and B contract that B shall execute some work for A for 1,000 rupees. A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि B कुछ काम करेगा A के लिए जिसके लिए उसको 1,000 रुपीज़ मिलेंगे.
बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बी रेडी है कि वो काम करेगा उस हिसाब से, बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन अब ए उसको रोक रहा है वो काम करने से। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। इफ ही इलेक्ट्स टू रिसाइन इट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस विच ही हैज इनकर्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है यानी कि खत्म कर देता है, तो उसे ए से कॉम्पनसेशन मिलने के लिए वो राइटफुल है, यानी कि वो ए से कॉम्पनसेशन ले सकता है अगर उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसको कोई भी लॉस सफर करना पड़ा है। Now, example 24 says, in a contract for the sale of standing timber, the seller is to cut and cord it, whereupon buyer is to take it away and pay for it. The seller cords only a part of the timber and neglects the cord the rest. In that event, the buyer may avoid the contract and claim compensation from the seller for any loss which he may have sustained for the non-performance of the contract. Now, अगर हम किसी standing timber का contract देते हैं, तो जो seller होता है उसे सबसे पहले द सेलर इज टू कट एंड कॉर्ड इट, whereupon buyer is to take it away and pay for it. तो सेलर, मान लेते हैं कि टिम्बर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेलर क्या करेगा, सबसे पहले वो उस टिम्बर को काटेगा और बायर क्या करेगा, उसको ले जाएगा और उसकी पेमेंट करेगा। अब मान लेते हैं कि सेलर ने एक पार्ट, टिम्बर का एक पार्ट काटा और कॉर्ड ने सिर्फ एक पार्ट काटा और दूसरा छोड़ दिया, ठीक है। उस वाले केस में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है ये कह के तुम अच्छी तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए वो कॉम्पनसेशन भी ले सकता है अगर बायर को कोई भी लॉस होता है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ द स्टैंडिंग टिम्बर. Now, effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises as per section 54. Section 54 applies when the promises are reciprocal and dependent. If the promisor who has to perform his promise before the performance of other promise fails to perform it, he cannot claim performance for the other promise and is also liable for compensation for his non-performance. यही बात है कि मान लेते हैं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको अपनी कार दूंगी और आप मेरे को पैसे देंगे। अब मैं कह रही हूँ कि मैं कार तो नहीं दे रही, तुम मेरे को पैसे दे दो, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रही हूँ तो मैं आपको बाउंड नहीं कर सकती अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, A hired B's ship to take in and convey from Kolkata to the Mauritius a cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for the convenience. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. मान लेते हैं A ने B की शिप ली कोलकाता से मॉरिशस जाने के लिए और वो मान रहा है कि वो उसको कुछ कार्गो ड्यूटी उसको पे करेगा, ठीक है। अब ए जो है वो कार्गो ड्यूटी पे नहीं करता और बी से कहता है कि तुम अपनी शिप दे दो। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू बी। बी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उस केस में वो उसे कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। एग्जाम्पल 26, ए हायर बी टू मेक अ शू रैक। ए बी को हायर करता है कि वो उसके लिए शू रैक बनाए। ए ने कहा कि वो प्लाईवुड, फेविकॉल और जितने भी आइटम्स है एक शू रैक बनाने के लिए वो उन सारे आइटम्स को डिलीवर करेगा बी को। नाउ अपॉइंटेड डे और अपॉइंटेड टाइम पर बी उसके घर पर आ जाता है, बट ए ने वो सारा सामान रिक्वायर्ड मटेरियल्स अरेंज कर ही नहीं रखा था, तो वो अब शू रैक कहाँ से बनाएगा। तो ए जो है वो अब बी से नहीं कह सकता कि तुम जबरदस्ती अब शू रैक बनाओ, क्योंकि उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करा मटेरियल अरेंज करने का, ठीक है। तो अब उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बी को अगर बी को कुछ लॉस होता है आने जाने के खर्चे का, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू लर्न दिस सिनेरियो. Now, effects of failure to perform at a fixed time in a contract in which time is essential. अब मान लेते हैं आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है जहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है और आप उस फिक्स टाइम पीरियड में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस सिनेरियो में क्या होगा एज पर सेक्शन 55. The law on the subject is contained in section 55, which is reproduced below. When a party to a contract promises to do a certain thing at or before the specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee. If the intention of the parties was that time should be of essence of the contract. अब मान लेते हैं कि हमने डिसाइड करा है कि मैं आपको अपनी गाड़ी 10 से 12 बजे के बीच में ही बेचूंगी,
ठीक है, हम दोनों टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं एंड वी बोथ आर वेरी पंक्चुअल। अब मैं आपको 1 बजे आकर डिलीवरी दे रही हूँ कार की, ठीक है, सो आप उस डील को रिज़ाइन कर सकते हैं ये कहते हुए कि टाइम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर आप टाइम पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। सो यू कैन रिसाइन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं स्पेसिफाइड टाइम पर उसे परफॉर्म नहीं करती हूँ। नाउ इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अगर मैं टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पा रही, 10 से 12 के बीच में मैं डिलीवरी नहीं दे पा रही, बट टाइम इज नॉट एसेंशियल बिटवीन अस, हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है तुम 12 बजे डिलीवरी कर दो, 1 बजे डिलीवरी कर दो, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? If it was not the intention of the parties, the time should be of essence of the contract. The contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time. But the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरे को टाइम फ्रेम दिया था गाड़ी डिलीवर करने का 10 से 12 के बीच में, लेकिन मैं आपको 1 बजे डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, हमारे बीच में टाइम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट अगर उस 1 घंटे की देरी की वजह से आपको कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस को मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ सिनेरियो। नाउ इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। मान लेते हैं कि हमारे बीच में एक टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था, लेकिन उस टाइम पीरियड को मैंने एडहर नहीं करा और आपने मेरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट भी कर ली। अब उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? If in case of a contract voidable on account of the promisor's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts the performance of such promise at any time other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promisee at that time agreed unless at the time of acceptance he gives notice to the promise of his intention to do so. मान लेते हैं मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि मैं यार 10 से 12 के बीच पर डिलीवरी नहीं दे पाऊंगी, मैं 1 बजे डिलीवरी दे दूंगी। आपने कहा कि हाँ कोई चिंता नहीं है, तुम 1 बजे डिलीवरी दे दो। अब मैं 1 बजे मैंने आपको डिलीवरी दी और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब डिलीवरी एक्सेप्ट करने के 2 दिन बाद आप मुझे कहते हैं कि तुमने 1 घंटा लेट करा था ना, उसकी वजह से मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ है, अब वो लॉस तुम पे करो। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप मुझसे कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते। आप डिलीवरी के टाइम पर ये कहते हैं कि चलो तुमने 1 बजे तो डिलीवरी कर दी, लेकिन अब मुझे जो 500 रुपये का लॉस हुआ ना वो तुम्हें देना पड़ेगा, तो तब मैं लायबल थी देने के लिए, बट बाद में आप मुझसे वो कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। जब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही हूं अदर देन द टाइम एग्रीड, तो आप उस टाइम पर ही आप मुझसे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द प्रॉमिसी व्हिच हैव एग्जीक्यूटेड द परफॉर्मेंस लेट। The next point, agreement to do impossible act as per section 56. The impossibility of performance may be of 2 types, namely initial impossibility and subsequent impossibility. Now impossibility, this is a very important topic as per section 56. So impossibilities का जो section है, this is section 56. You have to remember this as this is one of the important thing. section 56 में ये बताया गया है कि आपके contract में impossibility 2 तरह की हो सकती है। सबसे पहली होती है आपकी एक initial impossibility जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ही होती है। मान लेते हैं कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगी, तो दिस इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब हमने बनाया तो वो परफॉर्मेंस हम परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है, वो पॉसिबल परफॉर्मेंस थी, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हो गया कि हम उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसे हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज इम्पॉसिबिलिटीज इन अ फर्दर डिटेल। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, that is impossibility existing at the time of contract, यानी कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एक ऐसी इम्पॉसिबिलिटी है जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो उस टाइम पर एग्जिस्ट करती है। when the parties agree upon doing of something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void. और ये हमने अपने सबसे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर आप इम्पॉसिबल एक्ट्स को परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ मीन्स इम्पॉसिबल इन द नेचर ऑफ थिंग्स। द फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मे बी और मे नॉट बी नोन टू द पार्टीज। अब जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं कि हम दोनों ही पागल हैं और हम कह रहे हैं कि हाँ हम चांद तारे तोड़कर लाएंगे और फिर तुम मुझे पैसे दोगे, हम दोनों ही पागल हैं, तो ठीक है। अगर हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है तो भी वो वॉइड है, अगर हम जानते नहीं है कि ये नहीं हो सकता तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है। A हिंदू who was already married contracts to marry B.
ए एक हिंदू था जो पहले से ही शादीशुदा था, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा शादी का, अ हिंदू गर्ल जो कि खुद एक हिंदू लड़की थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ए बीइंग मैरिड कुड नॉट मैरी बी। नाउ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर ए शादीशुदा है तो वो दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस केस में ए को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बी को अगर उसे कोई भी लॉस होता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। नाउ अगर इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को नोन है तो उस केस में क्या होगा? इट वुड बी ऑब्जर्व दैट एन एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड क्वाइट अननोन टू द पार्टीज में बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड हेंस वॉइड। तो अगर दोनों पार्टीज जानती हैं कि ये तो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वॉइड हो जाएगा। For example, B promises to pay a sum of rupees 5 lakh if he is able to swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week. In this case, there is no real agreement since both the parties are quite certain in their mind that the act is impossible of achievement. Therefore, the agreement being impossible in itself is void. अब ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट करा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस दूंगा अगर तुम इंडियन ओशन में तैर कर जाते हो मुंबई से एडन एक हफ्ते में सिर्फ। तो सबको पता है कि इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, ठीक है, आप उसको एक हफ्ते में कवर नहीं कर सकते और वो भी तैर कर, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है कि इम्पॉसिबल है तो इसलिए वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। नाउ अब मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को अननोन है, ठीक है, where both the promisor and the promisee are ignorant of the impossibility of performance, the contract is void. अगर आपको मालूम है impossibility का तो भी void है, अगर आपको मालूम नहीं है तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void ही है। For example, A contracted B to sell his brown horse for rupees 2,50,000, both unaware that the horse was dead a day before the agreement. A B से ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना ब्राउन हॉर्स दूंगा फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000, लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि एग्रीमेंट बनाने से एक दिन पहले उस हॉर्स की डेथ हो चुकी है। तो उस सिनेरियो पे भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड बन जाएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट मैटर जो है, जब आपकी सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस थिंग इन चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ इफ नोन टू द प्रॉमिसर ओनली, अगर परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ प्रॉमिसर को पता है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? Where at the time of entering into a contract, the promisor alone knows about the impossibility of performance, or even if he does not know, though he should have done it with reasonable diligence, the promisee is entitled to claim compensation for any loss he suffered on account of non-performance. मान लेते हैं एक पार्टी को पता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि हम दोनों जो है ब्रोकर्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि यार ये वाली जो कंपनी है ना, मान लेते हैं कि एक कंपनी है ABC, मैंने कहा कि यार ABC की जो शेयर्स है ना इनके प्राइस बढ़ेंगे, बट रियलिटी मुझे पता है कि इसके प्राइस बढ़ेंगे नहीं, इसके प्राइस घटेंगे। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही हूँ। अब वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, वहां के शेयर्स बाय अप कर लिए, ठीक है। तो अब जो भी आपको लॉस होगा वो लॉस मैं आपको पे करूंगी। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करा कि इसके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, आप खरीदो और जो प्रॉफिट होगा वो आप मुझे देना। लेकिन अब भाई प्राइस तो गिर गए, ठीक है, लॉस हुआ आपको, तो जो लॉस हुआ वो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मुझे मालूम है इम्पॉसिबिलिटी तो भी मुझे देना पड़ेगा, और नहीं मालूम है तो भी मेरे को आपको कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी है जो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के बाद अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल बाय अकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. For example, change in law, etc. In other words, sometimes the performance of a contract is quite possible when it is made, but subsequently some event happens which renders the performance impossible or unlawful. Such impossibility is called the subsequent or supervening. It is also called the post-contractual impossibility. The effect of such impossibility is that it makes the contract void and the parties are discharged for further performance of the contract. अब देखिए, जब परफॉर्मेंस हमारी इम्पॉसिबल हो जाती है किसी भी इलीगल काम से
लॉ के चेंज होने से या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने की वजह से या सर्कमस्टांस के चेंज होने की वजह से जो दोनों ही पार्टीज की कंटेम्पलेशन से बाहर है, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो एग्जिस्ट हुई है, तो उस इम्पॉसिबिलिटी को हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, उस इम्पॉसिबिलिटी को हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, और उस इम्पॉसिबिलिटी को हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज ए बिकम्स मैड। लेकिन शादी के टाइम से पहले ही जो ए है वो पागल हो जाता है। सो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड दस डिस्चार्ज। तो इस वाले केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। नाउ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल एज पर सेक्शन 57. When persons reciprocally promise first to do certain things which are illegal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal, the first set of promise is a valid contract, the second one is a void agreement. ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके बीच में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एक पार्टी तो लीगली परफॉर्म कर रही है, दूसरी पार्टी कुछ ऐसा काम कर रही है जो इलीगल है। तो जो लीगल वाला पार्ट है ना वो तो हमारा वैलिड है, लेकिन इलीगल वाला पार्ट हमारा void बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, A and B agree that A will sell a house to B for rupees 50 lakh. A और B के बीच में एग्रीमेंट होता है कि A अपना घर B को बेचेगा for a sum of rupees 50 lakh. And also that if B uses it as a gambling house, he will pay further a sum of rupees 75 lakh. ठीक है। और अगर वो कहता है कि अगर B इसको गैम्बलिंग हाउस में यूज करेगा तो तुम्हें वही 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे। The first set of reciprocal promise, that is, sell the house and pay 50 lakh, constitute a valid contract. But the object of the second being unlawful is void. तो पहले वाला जो सेट है घर बेचने का 50 लाख में वो तो वैलिड है, लेकिन अनलॉफुल यानी कि गैम्बलिंग के लिए जब आप यूज करें तो 75 लाख देने पड़ेंगे, वो इलीगल है तो वो वॉइड हो जाएगा। नाउ alternative promise, one branch being illegal, section 58. The law on this point is contained in section 58, which says that in case of the alternative promise, one branch of which is illegal and other illegal, the legal branch alone can be enforced. For example, A and B agreed for example, A and B agree that A shall pay B rupees 1 lakh, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को 1 लाख रुपए देगा। अब बी राइस भी दे सकता है और ओपियम भी दे सकता है। तो अगर बी राइस देता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर वो ओपियम देता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और subsequent or supervening impossibility. So I hope you're able to understand it. Thank you so much for watching this video.